my dear champions of class 9th, welcome all of you on the channel The Pankaj Kumar. Chapter 9, class 9, force and laws of motion का लेक्चर नंबर 3 मैं लेकर के आ गया हूं आप सबके इस प्यारे से चैनल द पंकज कुमार पे। मैं आप सबका आपका अपना चहेता पंकज कुमार। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेक्चर नंबर 2 तक हमने पढ़ा फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया आल्सो। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बेसिकली समझने के लिए हमें मोमेंटम बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। सो माय डियर चैंपियंस, दिल थाम के बैठ जाइए और आप अपने क्लासेस, पेन, बुक, कॉपी सब लेकर के ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा ब्लैंक वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, पूरा फुल एक्सप्लेन किया जाएगा कि होता क्या है, चीज क्या है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन मैंने पहले बोला सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर समझना है हमें तो इसके बाद फिर हमें मोमेंटम भी समझना होगा। मोमेंटम समझ लेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ लेंगे, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। तो पहला जो हमारा मुद्दा है आज का, मोमेंटम। आ जाते हैं मोमेंटम। ओके डियर चैंपियंस, अब थोड़ा सा कुछ इमेजिनेशन करो। फिजिक्स साइंस मतलब इमेजिनेशन होता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, एज्यूम करो कि नीचे में एक कांच का प्लेट है। बाय द वे यहाँ पे कांच का प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से मैंने एक छोटा सा पत्थर गिराया है, इस हाइट से गिराया। ओके, वो पत्थर नीचे गिरेगा, कांच फूटेगा? नहीं फूटेगा। एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि पास से गिर रहा है, उसमें इतना जोर से नहीं गिर रहा है वो कि फूट पाएगा। ठीक बात है। अगर उसकी जगह एक बड़ा सा पत्थर ऐसे गिराया जाए तो घचक ऐसे करेगा, कांच टड़ा पूरा एकदम दिल के अरमा की तरह कांच एकदम पूरी तरह से टूट जाएगा, इधर उधर पूरी तरह से वो बिखर जाएगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये आती है कि जो छोटा कांच है वो गिरा, सेम हाइट से गिरा तो नहीं फूटा कांच। जो बड़ा सा क्या कहते हैं पत्थर है वो गिर रहा है तो फिर उसके बाद क्या होता है? फूट गया वो कांच। ऐसा क्यों हुआ? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि अगर सुई, कितना पतला होता है सुई, नॉर्मली अगर हम सुई को ऐसे जमीन पर फेंके तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुई नीचे गिर जाएगा, फेंका जाएगा। लेकिन अगर उस सुई को स्पीड की लाइट से, लाइट से ऊपर से स्पेस से अगर ट्रेवल कराया जाए और अर्थ में जाकर के वो टकराए तो पूरा अर्थ ब्लास्ट हो जाएगा, बूम, फूट जाएगा पूरा अर्थ, क्योंकि उस सुई की वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो देयर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स मास एंड वेलोसिटी। कुछ चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसा है जो मास और वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड करती है। ठीक है, यही टॉपिक है मोमेंटम, यही हमारा टॉपिक है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज द वर्ड पॉजेस्ड बाय द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोशन। हमने पढ़ा कि मोशन होता है। मोशन में क्या पढ़ा हमने कि सराउंडिंग चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट और द ऑब्जर्विंग पॉइंट। ठीक बात है, सराउंडिंग। मोशन क्यों हो रहा है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर वहां फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मोशन हो रहा है। अब मोशन भी जैसे कि हमने इक्वल फोर्स अप्लाई किया, एक क्या कहते हैं छोटे से पत्थर पर, एक बड़े से पत्थर पर, तो दोनों में सेम ताकत लगाया, क्या दोनों साथ में एक साथ चलेगा, एक ही वेलोसिटी से चलेगा? कि उसमें पहले इनर्शिया अप्लाई होगा, क्या चलने लगेगा उसके बाद दोनों एक जैसे सेम लगा पाएंगे? नहीं, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, रेस्ट पर है, मोशन पर है, किस चीज पर है, उस चीज पर वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए ना तो कैलकुलेशन ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उससे कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। ओके, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है,
इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body and it is equal to the product of the mass and the velocity of the body. आया समझ में कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करता है, मोशन को बताता है, मोशन को कैलकुलेट करता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है. मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी. ठीक है, बहुत से बुक में यही लिखा रहता है. जनरली समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, मोशन का कैलकुलेशन है. जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो किस हिसाब से मोशन कर रहा है. ठीक है, मोमेंटम सिंबल इसका पी होता है. क्लास 11 से अभी हम लोग अगर बात करें तो मोमेंटम यानी पी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, मोमेंटम को दो कैटेगरी में बांटा गया है. ऑब्जेक्ट जब लीनियर पथ पे ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है, सीधे जा रहा है, स्ट्रेट पथ पे जा रहा है, तब उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलेंगे. लीनियर मोमेंटम. वो ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है, इस केस में एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम अभी फिलहाल एंगुलर मोमेंटम हमारे सिलेबस में नहीं है. क्लास 11 में भाई साहब की एंट्री होती है. अभी लीनियर मोमेंटम है हमारे सिलेबस में, और जनरली बुक में लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम वर्ड्स ही यूज किया है, क्योंकि अभी इन भाई साहब की एंट्री है नहीं एंगुलर मोमेंटम का, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. बुक में मोमेंटम लिखा हुआ है, दैट मींस वो लीनियर मोमेंटम को ही एक्सप्लेन करना चाह रहा है, लीनियर मोमेंटम के बारे में ही बोलना चाह रहा है. लेकिन जस्ट मैंने एक हिंट दे दिया कि एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लेकिन इनकी एंट्री क्लास 11 के सिलेबस से होती है. ठीक है, ये हो गया. अब आ जाते हैं इसके एसआई यूनिट पर कि एसआई यूनिट क्या होगी. एसआई यूनिट बड़ी सीधी सी बात है, मास. मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम. वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओके, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम कैलकुलेशन ऑफ मोशन होता है. कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है, किस हिसाब से मोशन कर रहा है, किस रेट से मोशन कर रहा है, वो सब चीजों को ध्यान में दिया जाता है. ये कहलाता है मोमेंटम, जो कि उस ऑब्जेक्ट के मास और उस जो वेलोसिटी कर रहा है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है मैथमेटिकली. ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एरो बना दिया है. क्लास 9 में नया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत जाए, लेकिन जहां पर भी ऐसा एरो लगा रहेगा तो आप ये समझिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है. एरो नहीं लगा हुआ है मास, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, ये हो गया ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला हो गया मास इंटू वेलोसिटी. ये सब हो गया मोमेंटम. ओके, अब हम लोग हमारे मुद्दे पर आते हैं. आप लोग इससे स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिएगा, जरूरत होगी तो रिवाइंड करके भी देख सकते हो. ठीक है, अब हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए हमने ये पढ़ा, मोमेंटम जाना, वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इन भाई साहब का क्या रोल है, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो देखते हैं. सेकंड लॉ ऑफ मोशन. चलो अब शुरू करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन. कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, अचानक से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, क्यों बढ़ेगी?
या तो हम पीछे से धक्का देंगे और तेजी से, या उसको आगे से और तेजी से खींचेंगे। कहने का मतलब है उस पर और अधिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो अचानक से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। या उस पर क्या कहते हैं और रोकने का प्रयास करेंगे, उसको वेलोसिटी अप्लाई करने के बजाय उसको रेस्ट पे लाने की कोशिश करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम भी हो सकती है, धीरे होगी वो। क्यों हो रहा है? ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स अप्लाई किया, या तो उसकी वेलोसिटी कम होगी या वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब वेलोसिटी के कम या ज्यादा होने से क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, वेलोसिटी के कम या ज्यादा होने से मोमेंटम में चेंजेस होगा। क्यों चेंजेस होगा भाई? हम बोल दिया तो उतनी जबरदस्ती का तो नहीं होगा। आ जाओ प्रूफ देख लेते हैं। मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास इनटू वेलोसिटी पर। तो भाई साहब 5 इंटू 3 है, ओके 15 आ गया। तो अगर वेलोसिटी कम हो जाए, 2 हो जाए, तो 5 इंटू 2 10 नहीं होगा? कम होगा कि नहीं होगा? अगर वेलोसिटी बढ़ जाए, 7 हो जाए, तो 5 इंटू 7 35 हो जाए, तो मोमेंटम ज्यादा हो गया ना। तो सीधा सा बात है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। इन सेम वे मोमेंटम प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के भी। दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है। वेलोसिटी के कम ज्यादा होने से मोमेंटम भी कम ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर के मोमेंटम और ये फोर्स का एक रिलेशन तैयार हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी पता चलेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक बात। फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी या तो कम हुआ या तो ज्यादा हुआ, या तो इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ। इनके इंक्रीज डिक्रीज होने से मोमेंटम भी या तो इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ। तो कहीं ना कहीं फोर्स और मोमेंटम भी रिलेटेड है, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ रिश्ता है। और ये रिश्ता क्या कहलाएगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा स्टेटमेंट है इसका। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इस स्टेटमेंट को लिख के समझने में ज्यादा मजा आता है ना, समझे? लिख के समझोगे इसको। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the unbalanced। भैया मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया, दूसरा मार्कर ले लिया जाए। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड देयर इन डायरेक्शन of unbalanced force। ये हमारा स्टेटमेंट है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली वेलोसिटी कम ज्यादा हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बोला चेंज इन मोमेंटम, इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि वो कम होगा, हो सकता है कि वो ज्यादा भी होगा। वो डिपेंड कर रहा है हम फोर्स के साथ क्या कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम के साथ कैलकुलेशन, कि 1 सेकंड में कितना चेंज मोमेंटम चेंज हो रहा है, या ओवरऑल जो पूरा टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड में कितना चेंजेस हुआ। तो 10 सेकंड में चेंजेस हुआ, उसको कैलकुलेट करके हम 1 सेकंड का निकाल लेंगे। तो रेट कहने का मतलब है कि ओवरऑल चाहे जितना भी टाइम दिया रहे, ये चीज मैं चैप्टर 1 में भी बताया था, ओवरऑल चाहे जितना भी टाइम दिया रहे उससे मतलब नहीं है। हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेकंड में इतना काम हो रहा है, वो होता है रेट ऑफ। जैसे आप 10 घंटा पढ़े, ठीक है, 4 घंटा पढ़े, ठीक है, उस 4 घंटे में आपने 400 पेज लिखा, ठीक है, तो आप 1 घंटे में कितना लिख रहे हो, डिवाइड कर दो 4 से, तो आ जाएगा हम 100 पेजेस लिख रहे हैं, तो वो रेट कहलाएगा। या 1 सेकंड में कितना हो रहा है, जो भी एक यूनिट टाइम में कितना हो रहा है उसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल पी से। फिजिक्स में जब भी कभी चेंजेस को शो करना होगा ना तो डेल लिखा जाता है। ये जो ट्रायंगल सा बन दिख रहा है भाई बहनों, ये डेल है। मैथ्स में ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक बात है। केमिस्ट्री में इसको हीट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है कहीं कहीं पे, वो भी ठीक बात है।
फिजिक्स में इसको चेंजेस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी ठीक बात, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ, तो रेट ऑफ कहने का मतलब होता है टाइम से डिवाइड, जो भी टाइम टेकन हुआ है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। इसको मैं ये फिनिश कर लेता हूं, उसके बाद एक अलग से एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड देयर। देखो जहां भी फोर्स अप्लाई हो रहा है एक हिसाब से वो अनबैलेंस फोर्स ही है, क्योंकि अगर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो वहां मोशन ही नहीं होगा। इधर से भी इक्वल मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, इधर से भी इक्वल मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 5 न्यूटन 5 न्यूटन दोनों एक दूसरे पर अप्लाई हो रहे हैं, और कुल मिलाकर वो ऑब्जेक्ट वहां से खसकेगा ही नहीं, या मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा, अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। स्टेट चेंज कर रहा है इसका मतलब कि वहां अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक तरफ से 10 अप्लाई हो रहा है, एक तरफ से 5 हो रहा है, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचे हुए 5 से आगे बढ़ेगा या कम होगा या ज्यादा होगा, स्टेट चेंज होगा, ओके। ये हमारा आ गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट। अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो एक नया चीज निकल के सामने आता है, फोर्स का फॉर्मूला। हमने जब फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, ओके। हमने जब फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा तो उस समय फोर्स का फॉर्मूला नहीं आया था, फोर्स का फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बाद में फिर हुआ ये, ठीक है, बाद में निकल करके सामने आया। तो चलो ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है, चेंजेस हो जाता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाय टी, ओके। अब हम सबको पता है कि जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी हटाना होता है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं वो इक्वल टू में कन्वर्ट होता है, तो एक कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। नंबर नहीं है तो किसी अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट हो जाता है, बाद में उस अल्फाबेट को हम वैल्यू में हम लोग यूनिटी यानी 1 ले लेते हैं, के आ जाएगा, ये हो गया इक्वल टू में कन्वर्ट। यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया के। अब कांस्टेंट कहने का मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है। देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है ना, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब बिल्कुल ही बराबर होना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा, इसका मतलब बराबर है ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा लास्ट में, ओके। अब वो बराबर कब होंगे, अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है तब वो बराबर होंगे, और हर बार बराबर होंगे, और ये के की वैल्यू फिक्स होती है। चेंजेस कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये फिक्स होता है, वो चेंजेस नहीं होता है, ओके। के डेल पी बाय टी, डेल पी बाय टी, फोर्स इज इक्वल टू के डेल पी। डेल पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकलेगा चेंज इन मोमेंटम, किसी का भी चेंजेस निकालना है तो कैसे निकालना है। आपकी हाइट पहले 2 फीट थी, बाद में 5 फीट हो गई, कितने का चेंजेस आया, चेंजेस आया 3 फीट का। तो 3 फीट हम कैसे निकालेंगे, हाँ ये तो बहुत आसान है सर, तो 5 ही तो होता है, 3 ही तो होता है बीच में, वो तो ठीक बात है, छोटे नंबर आएगा तो हमने ऑब्जर्व करके बता दिया कि 2 3 5 हो गया। मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, बड़े बड़े नंबर होंगे तो कैसे करेंगे। बड़े बड़े नंबर के लिए फाइनल सिचुएशन में से इनिशियल सिचुएशन को माइनस करेंगे कि भैया मैं अभी 5 फीट पर हूं, पहले 2 फीट पर था, 5 - 2 3, तो क्या हो जाएगा डेल पी के लिए फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई बाय टाइम टेकन टी, ओके। जो डेल पी है उसकी वैल्यू आ जाएगी पी एफ माइनस पी आई बाय टी। अब के की वैल्यू को हम लोग 1 ले लेते हैं यूनिटी के केस में, क्योंकि देखो यहां हमें पता नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी कई प्रकार के कांस्टेंट होते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू होती है। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चले जाता है। उसके बाद एप्सिलॉन अलग होता है। मतलब जो फोर्स अप्लाई होता है कई जगहों पर अप्लाई होता है ना, सिर्फ ये तो शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट खींच करके लेके जा रहा है तो फोर्स लग रहा है उसमें। ये तो जस्ट एक शुरुआत ही है, कहने का मतलब है क्या से क्या हो जाएंगे देखते 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 रहो, ठीक है, देखते देखते सब बदल जाता है।
इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स अप्लाई हो जाता है, उसके बाद हीट में आ जाएंगे, हर जगह आएगा, कहने का मतलब है। तो हर जगह जो ग्रेविटेशन की जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। फिलहाल जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है तो हम लोग के की वैल्यू 1 ले लेंगे यूनिटी के केस में। यहाँ पर रीजन लिख दो ना, यूनिटी 1 को शो करते हुए। ओके, ये यूनिटी वो सोशल साइंस वाला यूनिटी नहीं है भाई साहब, मैथ्स वाला है। यहाँ पे 1 होता है, वो भी एकता इंटीग्रिटी एक ही चीज को बताता है, पर वो अलग सेंस हो जाता है। ओके, कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में क्या डिफरेंस होगा। मोमेंटम क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ये बंटवारा होता है वेलोसिटी की वजह से, कि जो इनिशियल मोमेंटम है उसके लिए मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है, जो फाइनल मोमेंटम है उसके लिए मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल भी v होता है, ओनली वेलोसिटी का सिंबल भी v ही होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बाय t। k की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 भाई साहब हट जाएंगे, क्योंकि 1, चलो 1 लिख देता हूं। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो क्या आता है, वही आता है जो मंजूर खुदा होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाय टी। ओके, अब इसके बाद हम ले लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम कॉमन ले लो, v माइनस यू बाय टी, एंड फाइनली v माइनस यू बाय टी। याद करो क्या होता है, कोशिश करो, आएगा याद, हमको याद आएगा। ठीक है, हम कुछ पढ़ के नहीं आया है, पर फिर भी हमको सब याद आएगा। v माइनस यू बाय टी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी क्या होता है, आया याद, आ गया होगा, मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। ये होता है भाई साहब एवं बहनों एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, v माइनस यू बाय टी मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां पे जन्म होता है फोर्स के फॉर्मूले का एक नया अवतार। ठीक है, एक नए रूप में। अभी तक हमने फोर्स क्या पढ़ा था, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास नहीं था। अब ये एक अवतार हुआ है यहाँ पे फॉर्मूले का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमको निकल करके आया फोर्स का फॉर्मूला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये डेरिवेशन, जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, स्टेटमेंट हो गया। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change in momentum of a body is directly proportional to the unbalanced force applied there in direction of unbalanced force। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाई होने के। जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही मोमेंटम में चेंजेस आएगा। वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ मुद्दा कम ज्यादा का नहीं है, चेंज होने का मुद्दा है। ठीक है, तो मिसकंसेप्ट मत होना। जितना फोर्स अप्लाई होगा अधिक, उतना अधिक क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम होगा। या चेंज इन मोमेंटम अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि वहां फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसी बातों को यहां पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया। डेल पी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ये दोनों इक्वालिटी को शो नहीं करता है। एक अगर इनको इक्वल बनाना है तो हमें एक यूनिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यूनिटी हर बार नहीं होती है, कांस्टेंट कहेंगे हम इसको, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं एक बात आपको बताने वाला था, अच्छा इसको फिनिश कर लेता हूं। फोर्स इज इक्वल टू, अब मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो, चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई। पी एफ की वैल्यू होती है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम के लिए मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, मास इंटू एम इंटू यू हो जाएगा। के की वैल्यू 1 हो गई, एम कॉमन ले लिया हमने, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, एम हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी। तो v माइनस यू क्या हो जाता है बाय टी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। सबको याद आ गया होगा, यस। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
अब मैं एक एग्जांपल देने की बात कर रहा था कि क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इस ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा। भाई साहब मान लीजिए कि अगर आपके पापा की सैलरी है, वो बोलते हैं कि मेरी सैलरी में से 1% आपकी पॉकेट मनी है। ठीक है, ओके। अब अगर उनकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी पॉकेट मनी भी बढ़ेगी ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सैलरी के बराबर आपकी पॉकेट मनी है, नहीं, पूरा तो नहीं है। ठीक है, अगर 10,000 रुपीज सैलरी है तो 100 रुपीज आपको दे रहे हैं बाय द वे। अगर वो 15,000 हो जाएगा तो आपको 150 रुपीज देंगे। अगर वो 20,000 सैलरी हो जाएगा तो आपको 200 रुपीज देंगे। तो कहने का मतलब है कि सैलरी अगर बढ़ रही है आपके पापा की तो आपकी पॉकेट मनी भी इधर बढ़ रही है, या आपके गार्जियन की सैलरी बढ़ रही है तो आपकी भी पॉकेट मनी बढ़ेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पॉकेट मनी आपके फादर के या आपके गार्जियन के सैलरी के बराबर है या इनकम के बराबर है, इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बढ़ रहा है तो मेरा भी बढ़ेगा, बस, दैट्स ऑल। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, मोमेंटम का। अब एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ के हेल्प से हम लोग फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे। कैसे फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करता है सेकंड लॉ, लेकिन एक स्पेशल केस है तभी ये हो पाता है। ओके, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करना है हमें सेकंड लॉ के हेल्प से। ओके, क्या है भाई सेकंड लॉ का फॉर्मूला? फिनिश कहां पे होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन पर फिनिश होता है। ओके, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। ओके, इफ f इक्वल टू 0, हमने f को क्या ले लिया? 0 ले लिया। क्यों 0 ले लिया भाई? क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जब तक हम फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे था तो मोशन पे रहेगा, उसमें भी जिस वेलोसिटी के साथ था उसी वेलोसिटी के साथ रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो हमें जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होगा वो 0 हो जा रहा है, अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा f का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो 0 इज इक्वल टू एम v माइनस यू बाय टी। अब भाई बहनों सबको मालूम है टी को इधर भेजेंगे, 0 मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, एम वी माइनस यू हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 ही आ जाता है, एम वी माइनस यू हो जाएगा, एम को इधर भेज दो तो 0 बाई एम हो जाएगा। क्यों भाई? यहाँ ये डिवाइड कर रहा है, जब साइड चेंज करता है तो मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है, मैथ्स में सब पढ़े हो गए। और अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइड चेंज करके डिवाइड करता है, v माइनस यू आ गया, 0 इज इक्वल टू v माइनस यू, u को इधर भेज दो, u इज इक्वल टू v आ गया, दिख रहा है ना? हाँ, u इज इक्वल टू v आ गया। तो u कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है एंड v कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर फोर्स 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम आ रहा है। दैट मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी जैसा था, फाइनल वेलोसिटी भी वैसा ही है। मतलब 5 मीटर पर सेकंड था तो 5 मीटर पर सेकंड पर ही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जैसा था वैसा चल रहा है। यही तो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने दिया जाए, मोशन पे है तो मोशन पे रहने दिया जाए। यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही तो आ रहा है यहाँ पर u इक्वल टू v। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। देखो हम प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी तरह से फिजिक्स से घिरे हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो या जो भी हो, ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं है जहां पे फिजिक्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि सर इस एक्टिविटी पर कोई फिजिक्स का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो बात है तो है, वो तो उसको कुछ नहीं कर सकते। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर जो कैच पकड़ता है तो कभी कभी कैच छूट जाता है, कभी कभी पकड़ लेता है, उसको कभी कभी बहुत चोट लगता है, कभी नहीं लगता है। कब ऐसा होता है? कब छूटने के चांसेस रहते हैं, कब चोट लगता है, कब वो बहुत आराम से पकड़ ही लेगा, कब उसको चोट नहीं लगेगा। ये सब न्यूटन सेकंड लॉ बताता है हमें।
ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से ये सब क्लियर हो पाता है। बाय द वे अगर वो कैच कर रहा है, ठीक है, कैच करते समय अगर अब हम अपना हाथ को ऐसे पीछे खींचते हैं, उस दौरान उसे चोट लगने के चांसेस कम होते हैं या ना के बराबर लगते हैं। उस समय कैच छूटने के चांसेस भी ना के बराबर होता है या कम होता है। लेकिन अगर जो जहां बॉल आ रहा है सीधा ऐसे यहीं पे ऐसे ले रहा है, तो यहां पर एक चांसेस होती है कि उसे चोट लग सकती है या वो कैच छूट सकता है। अब होता क्या है, देखो यहां पे हमने हाथ अपना सीधा लगा दिया, ये बॉल ऐसे नीचे इसमें आ रहा है, सीधा इसमें ये टकराया, ठीक है, टाइम बहुत कम होता है। एक झटके में ऐसे मार दिया जाए, हमें ऐसे एकदम एक झटके में से मार दिया जाए, टाइम बहुत कम होता है, वो फोर्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, जितना रहता नहीं है उससे ज्यादा का रोल प्ले करने लगता है, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे कैच करें तो अब क्या होगा, वो बॉल जैसे कि ऐसे गिरा तो गिरने के बाद ये ऐसे आ रहा है, तो ये जो बॉल है अपना मोमेंटम जो चेंज कर रहा है, अपना जो फोर्स है जो इसमें दे रहा है, हाथ में दे रहा है, उसके लिए टाइम मिल रहा है, ये ऐसे हाथ नीचे आ रहा है, उस बॉल जैसे यहीं पे हुआ, जस्ट झटके में 1 सेकंड में हुआ, और जब ऐसे यहां से नीचे लेकर के आ रहे हैं तो जो जो मोमेंटम चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसके लिए थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो वो जो फोर्स है वो बट जाता है, हमें धीरे धीरे कम 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 अनुभव होता है। तो इस दौरान टाइम मिलने की वजह से क्या कहते हैं कि वो कैचेस छूटने के चांसेस कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, चोट भी कम लगता है हमें, ठीक है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और भी है, जैसे कि बाय द वे हम ले लेते हैं ये, अगर हम बालू पे, रेत पे, सैंड सब जानते हैं, हम रेत पे गिरेंगे तो हमें चोट कम लगता है, लेकिन अगर हम फर्श पे घुटने के बल गिर जाएं तो हमें बहुत चोट लगता है। क्यों लगता है? यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि जो फर्श है वो दबेगा नहीं, सीधा ऐसे गिरे, एक झटके में सारा ताकत, सारा फोर्स अप्लाई हो जाता है, चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन हम बालू पर गिरे, बालू नीचे दब जाता है, ऐसा भुरभुरा सा होता है, सब जानते हो, खेलते हो बालू बालू घर में, ठीक है, बचपन की यादें, उसको वही रहने दिया जाए। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कि वो अगर वो मतलब एक बच्चा गिर रहा है तो वो रेत नीचे दबेगा, अब नीचे दबेगा, समय वहां पे बढ़ जाएगा, तो फोर्स तो उतना ही रहेगा, समय बढ़ गया तो हमें धीरे धीरे कम कम लगेगा। ये हो गया हमारा 2 एप्लीकेशन, इसके अलावा और भी मैं नोट्स में करा दूंगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत विशेष टॉपिक नहीं है, ओके। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहां स्टार्ट कर लेते हैं हम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बड़ी सीधी सी बात है, हरे कृष्णा। हिंदी में एक पुरानी कहावत है, जैसे को तैसा, इंग्लिश में कहा जाता है टिट फॉर टैट, एंड माय डियर चैंपियंस, फिजिक्स में, साइंस में कहा जाता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मैंने जिस ताकत से इस बोर्ड को मारा, ठीक उसी ताकत से जो ये फोर्स है वो उधर जाएगा, ठीक बात है। जब इसमें टकराया, अब वो टकरा करके वापस मुझे मेरे हाथ पे चोट लगेगा। जो एक्शन मैंने अप्लाई किया वही एक्शन वो बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर में, स्किन के ऊपर में अप्लाई करेगा, और ये चीज हर चीज के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। बाय द वे 2 ऑब्जेक्ट है, ए, ये हमारे ए कुमार हैं, ये हमारे बी कुमार हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट होगा, ए कुमार और बी कुमार, दोनों यहाँ पे टकराए तो टकराए, इनका फोर्स एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ। फोर्स अप्लाई बाय ए ऑन बी, ए बी का मतलब ये समझिएगा, फोर्स अप्लाई बाय ए ऑन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स अप्लाई बाय बी ऑन ए। फोर्स अप्लाई बाय बी ऑन ए मतलब जितना ताकत ये इस पर लगाएगा
उतना ही ताकत ये भी इस पर लगाएगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों का डायरेक्शन उल्टे हैं। तो उल्टे को शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस शो करेंगे कि ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, उधर से जो फोर्स आ रहा है वो इधर से आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऐसे उल्टा है, तो सेम डायरेक्शन नहीं होने की वजह से फिजिक्स में माइनस लगाया जाता है। ठीक है, फिजिक्स में प्लस माइनस का यूज डायरेक्शन के लिए होता है, मतलब एक हिसाब से एडजेक्टिव की तरह हो जाता है, फोर्स का क्वालिफाई करता है। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगा तो बता रहा है इधर से इधर जा रहे हैं, यहाँ माइनस लग गया तो ये बता रहे हैं इधर से इधर आ रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है, बताता ना नाउन के बारे में। ठीक उसी प्रकार से प्लस माइनस भी एक एडजेक्टिव की तरह हो जाता है आगे। ओके, तो यही है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी आप लोग के सिलेबस के हिसाब से टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दो बॉल ले लोगे, ए कुमार और बी कुमार, दोनों आपस में टकराए तो फोर्स अप्लाई बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई बाय बी ऑन ए इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसका तो एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है, कितने सारे एप्लीकेशन हैं इसके। ठीक है, वो देखे होंगे नदी वगैरह में जाते हैं जो मल्लाह रहते हैं, ठीक है, बोटमैन बोला जाता है जिसको, वो जब चप्पू चलाते हैं या जब पहली बार जो नाव को उतारा जाता है नदी में, तो अंतिम बार एक बार जमीन में ऐसे करके हम लोग डंडे से ऐसे मारते हैं और उसके धक्के से फिर बोट ऐसे आगे बढ़ने लगता है। तो हम क्या करते हैं, जमीन में क्यों मारते हैं भाई, क्या जमीन खिसका रहे हैं उधर, क्या नहीं, हम जितनी ताकत से जमीन को मारेंगे जमीन उतनी ही ताकत से हमें धक्का देगा और हम पानी में बाद चलने लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो फायरिंग होती है, ठीक है, इसके अलावा जो फायरिंग होती है तो वहां पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का अप्लाई होता है बुलेट का। इससे रिलेटेड काफी सारे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, वो पैसे धक्का दे करके निकलता है। जब भी फायरिंग करते हैं तो राइफल या जो पिस्टल रहती है वो पीछे की तरफ फेंकाती है। क्यों फेंकाती है, वो जो बुलेट है वो मतलब जिस स्पीड से उसको आगे जाना है, जिस ताकत से आगे जाना है, वो पीछे तरफ धक्का देता है और ऐसे आगे की तरफ निकलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशन। सो माय डियर चैंपियंस, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, ना आया होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा, और कुछ प्रॉब्लम आएगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं ताकि हम लोग उसको और इजिली और ज्यादा बेटर वीडियो लेकर के आ सके आप लोगों के लिए। ठीक है, आज हमने पढ़ा मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन पढ़ा सेकंड लॉ से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसका एप्लीकेशन पढ़ा। तो आज के लिए आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक यहीं पे ओवर होता है फाइनली। नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 4 में एक ही टॉपिक बचेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये लेकर के आऊंगा। इसका एक अच्छा सा प्यारा सा डेरिवेशन है, उसको समझिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।